सभी मित्रों को राम राम, जय हिंद। तो हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास। ये हमारा चैप्टर 3 होगा। पिछले चैप्टर के अंदर हमने 1800 जो है 13 तक बोरोन तक पढ़ लिया था। भारत शासन अधिनियम 1800 बोरोन हमने लास्ट में पढ़ा था, नहीं 1909 तक पढ़ लिया था। आज के इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेस्क्यू सैमस्फोर्ड सुधार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मॉन्टेस्क्यू सैमस्फोर्ड सुधार कहते हैं। यह आया तो 1919 के अंदर, लेकिन लागू हुआ 1921 के अंदर। लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 1921 के अंदर। इसे मॉन्टेस्क्यू सैमस्फोर्ड सुधार कहते हैं। लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू थे भारत सचिव। जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया, इसके अंदर जो मॉन्टेस्क्यू थे वो भारत सचिव थे, और जो लॉर्ड सैमस्फोर्ड हैं ये भारत के वायसराय थे। ठीक है, ये क्या सेट कर दिया? अगला इसके अंदर प्रावधान क्या थे? तो भारत शासन अधिनियम जो 1919 आया था, इनके अंदर क्या क्या प्रावधान थे? तो इसने क्या किया? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की। जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया, उससे केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था हुई, जिसके अंदर 2 सदन बनाए गए, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। कौन से एक्ट के तहत? एक्ट 1919 के तहत। उस सदन के अंदर टोटल सदस्य थे वो से 60। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60। उनमें से 34 तो निर्वाचित होंगे, लेकिन 26 मनोनीत होंगे। जो निम्न सदन है, जिस प्रकार वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, उसी प्रकार से जो निम्न सदन है उनके सदस्यों की संख्या थी 145। कितनी थी? 145, जिनमें से 104 तो निर्वाचित होंगे, निर्वाचित ज़्यादा है। 41 हैं जो मनोनीत होंगे। इनका कार्यकाल है जो 3 वर्ष होगा। तो आपने पढ़ा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कौन से एक्ट के तहत प्रारंभ हुई? तो वो है एक्ट 1919 के अंदर। ठीक है, तो अगला पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर और क्या हुआ था। तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू हुई। प्रांतों में द्वैध शासन की, इस अधिनियम के तहत 8 प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई। इस अधिनियम के तहत कितने प्रांतों के अंदर? 8 प्रांतों के अंदर द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, और प्रांतों को इनके अंदर 2 मतलब जो हिस्से थे उनको बांट दिया गया था। 2 द्वैध शासन प्रणाली के अंदर जो विषय थे उनको 2 भागों के अंदर बांट दिया गया था। एक विषय थे आरक्षित विषय, दूसरे हस्तांतरण विषय। इन विषयों पर वायसराय अपनी कार्यकारिणी के साथ शासन करते थे, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। वर्तमान में आप देखते हैं कि जो नेता हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन ये जो आरक्षित विषय थे, इन विषयों पर वायसराय अपनी कार्यकारिणी के साथ में शासन करते थे, लेकिन ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। शासन तो ये लोग करते थे, लेकिन व्यवस्था सही होगी कि ढंगी नहीं होगी, इसके प्रति ये उत्तरदायी नहीं होते थे। तो देखते हो कितना मतलब बदकिस्मत थी हमारी। वित्त, पुलिस, न्याय, भूमि व राजस्व सब आरक्षित विषय के अंदर आते थे, जिनके ऊपर न्याय व्यवस्था बिल्कुल ही फेल थी, क्योंकि ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं हुआ करते थे। हस्तांतरण विषय, इन विषयों में भारतीय मंत्रियों की सहायता से शासन होता था। ये मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते थे, जिसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय और स्वशासन। अब आप देख सकते हो कि ये जो स्थानीय और स्वशासन है, ये बिना वित्त कैसे चलेगा? ये बिना वित्त कैसे चलेगा? द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है? लियोनिस कार्टिस को कहा जाता है। द्वैध शासन के जनक लियोनिस कार्टिस को कहा जाता है। उनकी पुस्तक का नाम पूछे तो डायर की है। द्वैध शासन के जनक कौन सा है? लियोनिस कार्टिस है। उनकी पुस्तक का नाम पूछे तो डायर की है। इस अधिनियम के तहत मतलब 1919 के अधिनियम के तहत है जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ। अब विस्तार होकर क्या हुआ था? इसमें सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियो व यूरोपियों को भी अलग निर्वाचन मंडल दिया गया। अब आप बताइए कि 1909 में भी जो है सांप्रदायिक सद्भावना का है जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंदर है जो विस्तार हुआ था, उस समय किनको है जो अलग मताधिकार दिया गया था? या आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि कल के जो क्लास थी उसके अंदर हमने इसको देखा था। मताधिकार का विस्तार, पहली बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया 1919 के एक्ट के तहत है जो भारत में क्या किया? पहली बार महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया था। विश्व में सबसे पहले न्यूजीलैंड के अंदर महिलाओं को मताधिकार दिया गया था, वो दिया गया था 1893। देख सकते हो न्यूजीलैंड हमसे कितना आ गया। 1893 के अंदर उन्होंने है जो महिलाओं को मतलब शासन करने का अधिकार दे दिया। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे 1919 एक्ट के तहत और क्या क्या हुआ। 1919 एक्ट के तहत लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। क्या हुआ? लोक सेवा आयोग ली आयोग की रिपोर्ट पर हुआ। कौन सी आयोग की रिपोर्ट पर हुआ? ली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ठीक है, 1 अक्टूबर 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ। कौन सी समिति की सिफारिश पर? ली आयोग की गठन सिफारिश पर। ली आयोग का गठन कब किया गया? ली आयोग खुद का गठन है जो 1923 के अंदर किया गया। कब किया गया? 1923 के।
और जो अपने लोक सेवा आयोग हैं, जिसको शुरुआत में PSC बोलते थे, उनके जो फर्स्ट जो अध्यक्ष थे वो थे सर रास बारकर। और स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष थे SJ कृपालन। 1935 के अधिनियम के तहत इसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन नाम दिया गया। पहले क्या हुआ था, इसका नाम हुआ था PSC, ये हमने ऊपर यहाँ पे लिख रखा है PSC, फिर हो गया इसका नाम FPSC, ठीक है। उसके बाद में इसका नाम, आज़ादी के बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया, UPSC कर दिया 1950 के अंदर। तो जब भी आपको कोई UPSC का गठन पूछे तो आपको सीधा ऐसे नहीं बताना कि UPSC का गठन 1950 में हुआ। सबसे पहले हैं जो ली आयोग की रिपोर्ट आई, उस आधार पर लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद में 1935 में इसका नाम है जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया। उसके बाद में 1950 में इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग UPSC कर दिया गया, ठीक है। इन बातों को आप लोग याद रखेंगे। फिर इसके अंदर और महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे, तो इसके अंदर और महत्वपूर्ण प्रावधान ये थे कि भारत परिषद के अंदर सदस्यों की संख्या 8 से 12 कर दी। कितनी कर दी भाई, 8 से 12, ठीक है। उनका वेतन अब ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाने लग गया। पिछले जो हमने अधिनियम के तहत बढ़ा था उसके अंदर 7 से 12 की गई थी, ठीक है, अब 8 से 12 कर दी गई थी। एक हाई कमीशन की नियुक्ति होगी। भारत सचिव की सहायता के लिए लंदन में एक हाई कमीशन की नियुक्ति की गई। भारत सचिव की सहायता के लिए एक भारत परिषद है जिसका वेतन क्या कर दिया, अब ब्रिटेन के जो हैं संग्रहालय हैं, राजस्व हैं, वहाँ से जाएगा। लेकिन उनके जो भारत सचिव है उनकी सहायता के लिए एक और हाई कमीशन की नियुक्ति कर दी। एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा इस काम कार्य 1919 एक्ट के तहत समीक्षा के लिए, लेकिन इसका 10 वर्ष के बाद में गठन किया जाना था। लेकिन साइमन कमीशन का गठन इस एक्ट के तहत हुआ जो इस भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करेगा, और वो आ गया 1927 के अंदर आ गया, ठीक है। और जो 1928 के अंदर भारत में आ गया था। नेहरू रिपोर्ट 15 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिन्ना ने सऊदी सूत्री मांगें 1929 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने सऊदी सूत्री मांगें प्रस्तुत की। ये जो जब साइमन कमीशन भारत आया था तब भारतीयों ने संविधान को लेकर मांग उठाई थी। तो जो एक ब्रिटेन अधिकारी था उन्होंने भारतीयों को चैलेंज कर दिया कि भारतीय खुद अपना संविधान नहीं बना सकते। इसलिए नेहरू जी जो हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। उन्होंने एक संविधान बना के दिया सरकार को कि हम भारतीय खुद जो हैं संविधान बना सकते हैं और अपना देश चला सकते हैं। जिन्ना ने भी उसके अंदर अपनी सौदे मांगें रखी, इसलिए उनको बोलते हैं सऊदी सूत्री मांगे बोलते हैं। और जब ये दोनों रिपोर्टों के ऊपर सरकार ने चर्चा की और तो 1933 के अंदर सरकार ने क्या किया, एक श्वेत पत्र जारी किया। कैसा पत्र जारी किया, एक श्वेत पत्र, जिसे व्हाइट पेपर बोलते हैं। 1933 में भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर तैयार श्वेत पत्र पर जारी किया गया। जो 1935 का जो आया एक्ट, वो कौन से एक्ट के तहत आया, वो आया श्वेत पत्र के आधार पर उस एक्ट को आया गया। तो वो एक्ट आ गया है, तो चलो उसको ही पढ़ लेते हैं। 1935 कुल धाराएं, 1935 का एक्ट है जो विस्तृत है। भारतीय संविधान में आज भी 1935 के प्रावधान हैं। तो कुल धाराएं और अनुसूचियाँ कितनी थी, तो जो 1935 का एक्ट आया उसकी कुल धाराएं थी वो सिर्फ 321, ये आप याद रखना, और 10 अनुसूचियाँ थी। वैसा बहुत बड़ा था। नेहरू जी ने इसको क्या कहा, नेहरू जी ने इसको बहुत सम्मानपूर्वक कहा कि ये गुलामी का नया चार्टर है। क्या है, गुलामी का नया चार्टर है। ये कथन किसका है, नेहरू जी का है। कौन से एक्ट के तहत है, 1935 के एक्ट के तहत है। अखिल भारतीय, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान थे 1935 के तहत, अखिल भारतीय संघ बनाने की घोषणा की गई। इसके तहत क्या किया गया, अखिल भारतीय संघ बनाने की घोषणा की गई। इस अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई। अब अखिल भारतीय संघ पूरे भारत का संघ कौन को मिलाकर बनाया जाएगा, तो उसके तहत मिला के बनाया जाएगा। एक तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों, जो राज्य हैं उस समय के, उनको प्रांत बोलते थे, उनको मुख्य आयुक्त क्षेत्रों को, देशी रियासतों को शामिल किया जाएगा। ये जो भारत संघ बनेगा इसके अंदर है जो इन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, एक तो प्रांतों को, एक मुख्य आयुक्त क्षेत्र को और देशी रियासतों को। हालांकि ये संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि देशी रियासतों ने इनमें शामिल होने से इनकार कर दिया। और इस एक्ट के साथ में ये शर्त थी कि अगर देशी रियासत चाहें तो इस संघ के अंदर जुड़ सकती हैं, अगर नहीं चाहें तो नहीं जुड़ सकती है। इसलिए अपनी आज़ादी कौन सी देगा, इसलिए उन्होंने इसके अंदर आने से मना कर दिया और ये अखिल भारतीय संघ 1935 में नहीं बना। उसके बाद में इसके अंदर सेकंड प्रावधान क्या थे, भारत शासन जो शासन की व्यवस्था है उसके अंदर बदलाव करना था। बेहतरीन शासन व्यवस्था का उन्होंने भरोसा दिया। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत,
केंद्र में क्या, द्वैध शासन की शुरुआत। 1919 के अंदर हमने पढ़ा कि राज्यों के अंदर द्वैध शासन की शुरुआत की गई, जिसमें आरक्षित विषय जिनको व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया गया। लेकिन जो अपना 1935 का अधिनियम है, इसके तहत हैं जो सेंटर को हैं जो कितने द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत कर दी। एक तो आरक्षित, एक हस्तांतरित भागों के अंदर बांट दिया। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी, प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया। ये बात आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, कन्फ्यूजन करने वाली है कि 1919 के तहत तो प्रांतों के अंदर द्वैध शासन की शुरुआत की गई, लेकिन 1935 के अंदर क्या किया गया, केंद्र के अंदर जो है द्वैध शासन की शुरुआत कर दी और प्रांतों के द्वैध शासन का अंत कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर और क्या क्या प्रावधान थे। इसके अंदर एक प्रावधान था शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन कर दिया संघ सूची के अंदर, प्रांतीय सूची के अंदर और संवर्ती सूची के अंदर। 59 संघ सूची, 54 राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंदर 37 विषय रखे गए। अवशिष्ट शक्तियाँ आज हमारे राष्ट्रपति के पास में हैं, उस समय यह शक्तियाँ किसको दे दी गई, अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वायसराय को दी गई थी। ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रावधान है, प्रांतीय चुनाव और सरकारें। इसके तहत क्या हुआ कि प्रांतों के अंदर चुनाव हुए और वहाँ पे सरकार बने। 1937 में पहली बार प्रांतियों में चुनाव हुए, भारत के प्रांतों में 1937 में पहली बार चुनाव हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहाँ पर, कितने, 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। इनमें से कुछ मुख्यमंत्री रहे थे, प्रमुख मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह, कौन बने, श्री कृष्ण सिंह। मद्रास के मुख्यमंत्री बने श्री राजगोपालचारी। उड़ीसा के बने बी एन दास। संयुक्त प्रांत जिसके गोविंद वल्लभ पंत बने और मध्य प्रांत के एन बी खरे। लेकिन जो द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर जो भारत के अंदर जो वायसराय थे उन्होंने क्या किया, सीधा ये घोषणा कर दी लिनलिथगो ने कि भारत है जो द्वितीय विश्व युद्ध में है जो ब्रिटेन के साथ में खड़ा है। तो जो है भारत में इनका विरोध हुआ और विरोध के स्वरूप इन सरकारों ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। सरकारों ने क्या किया, अक्टूबर-नवंबर 1939 को इस्तीफा दे दिया। और ये इस्तीफा दिया इन्होंने तो मुस्लिम लीग हैं उनको बड़ी खुशी हुई। हालांकि ये जो इस्तीफे दिए गए कांग्रेस की ओर से, इसकी आज भी कई आलोचना होती है कि ये अपने पद पर रहते हुए विरोध कर सकते थे और जनता की ये जो मांगे हैं उनको सुन सकते थे। अगर ये सरकार में रहते, इन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। कांग्रेस सरकार को इस्तीफे के बाद में मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम वो मनाया, क्या मनाया, मुक्ति दिवस। कब मनाया गया, 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, ये था 1935 का अधिनियम। इसके अंदर और क्या क्या प्रावधान थे, बहुत बड़ा था, जैसे कि हमने पहले ही इसको पढ़ा है। इसके अंदर और प्रावधान थे न्याय और अन्य प्रावधान। न्याय प्रावधान के अंदर क्या है, संघीय न्यायालय की, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना की गई। 1937 के अंदर दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके एक मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य न्यायाधीश थे। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। ये एक्ट के तहत की गई। कौन सा एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किसकी स्थापना की गई, आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ठीक है, बर्मा का विभाजन किया गया 1937 के अंदर। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1937 को। उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया, किससे, बिहार से अलग कर दिया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया। इसके अंदर दलितों, अनुसूचित जाति, महिलाओं व मजदूरों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र चुना गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो 1919 का एक्ट आया उसके अंदर क्या है, मुसलमानों को पृथक शासन दिया गया। फिर जो 1909 के अंदर मुस्लिम शासन को पृथक किया गया। और 1919 के एक्ट के तहत क्या किया गया, सिख, ईसाइयों सबको, उनको, यूरोपियों को वगैरह जो हैं सांप्रदायिकता के आधार पर बांटा। और फिर जो 1935 में आया इसमें दलितों को बांट दिया। किसको बांट दिया, दलितों को बांट दिया। ये 1935 का अधिनियम है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। इसके अंदर मुख्य पॉइंट क्या क्या है ये आपको ध्यान से रखना है। ली आयोग के तहत हैं जो ये गठन हुआ लोक सेवा आयोग का। ये 1919 का एक्ट था, 1926 के अंदर गठन हुआ। नेहरू जी ने इसे गुलामी का साल्ट कहा है, ये आप लोग याद रखना। फिर अगले में शासन व्यवस्था मतलब केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, प्रांतों में खत्म कर दिया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया, अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय के पास में, कुछ जगह पर सरकार बनी। 1937 में चुनाव हुए, मात्र 2 साल या कुछ 11 महीना 12 महीना, 1 साल 11 महीना 12 महीना ये सरकार रही। मुक्ति दिवस मनाया गया। उसके बाद में आरबीआई की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को। फिर बर्मा का विभाजन हुआ, उड़ीसा का गठन हुआ और ये सब बातें थी। अब बढ़ते हैं हम भारत के जो संवैधानिक विकास है उसके अंदर अगले चरण के अंदर, उनके अगले चरण के अंदर क्या क्या हुआ। तो अगस्त प्रस्ताव 8 जून 1940 को आया। अगस्त प्रस्ताव कब आया, 8 जून 1940 को आया। जो लॉर्ड लिनलिथगो था उन्होंने है जो घोषणा कर दी
कि भाई भारत है जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ में है, तो भारतीयों ने उनका कड़ा विरोध किया। उसी के सापेक्ष में है जो उन्होंने सरकारों से इस्तीफा दे दिया। तो भारतीयों को अपने पक्ष में करने के लिए, भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए ये एक्ट आया। कौन सा? 8 अगस्त 1940 का एक्ट आया। लॉर्ड लिनलिथगो के अध्यक्षता में आया, प्रस्ताव पेश किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, क्योंकि ये 8 अगस्त को आया। कब आया? 8 अगस्त 1940 को आया। इसके अंदर मुख्य प्रावधान क्या थे? भारतीयों की मांग थी कि हमें आज़ाद किया जाए, हमारा खुद का संविधान हो। ये कुछ विशेष मांगें थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि वायसराय की कार्य परिषद में भारतीयों को ज़्यादा रखा जाएगा, संविधान सभा का गठन करने की जो है युद्ध के बाद में, और डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। अब हमें यहाँ पर कुछ बातें समझनी होगी। डोमिनियन स्टेट का मतलब है कि कोई राज्य है, कोई देश है जो एक, ये देख लो, ये देश है एक्स। इस देश के ऊपर एक कंट्री है जो राज कर रही है। इस कंट्री का नाम है वाई। क्या है? वाई। इसके जो है आंतरिक निर्णय हैं, जो ये एक्स कंट्री है, इसके जो आंतरिक निर्णय हैं ये खुद लेता है, लेकिन ये जो उनके विदेशी वगैरह जो बाहर के जो निर्णय हैं ये कौन लेगा? ये लेगा ये जो वाई कंट्री की है। तो इसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेट। और एक संप्रभु राज्य वो होता है जो ये दोनों निर्णय खुद लेता है। तो भारत है जो पहले डोमिनियन स्टेट बना, और जब भारत का संविधान लागू हो गया, भारत का संविधान कब लागू हुआ ये लोग आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, जैसे 15 अगस्त 1947 हम लोग आमतौर पर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? 15 अगस्त 1947 को हम लोग कहते हैं भारत आज़ाद हो गया था। लेकिन भारत उस दिन डोमिनियन बना था। क्या बना था? भारत उस दिन डोमिनियन बना था। डोमिनियन मीन्स जब तक संविधान लागू नहीं हो गया 26 जनवरी 1950 तक, तब तक है जो भारत डोमिनियन रहा। जिस दिन संविधान लागू हुआ भारत उस दिन संप्रभुत्व बना। उससे पहले हैं जो 1-2 साल से तब तक हैं जो ब्रिटेन के अंडर में हम लोगों ने राज किया था। नेहरू वगैरह प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब भी हम विदेश में जाते थे तब हम वहाँ पे बोलते थे हम ब्रिटेन भारत से आए हैं। ठीक है। तो एक तो युद्ध के बाद समाप्ति पर क्या बनाया जाएगा? संविधान बनाया जाएगा, और डोमिनियन राज्य का स्टार्ट दिया जाएगा। और कार्यकारिणी की परिषद में है जो अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा पहले की तुलना में। और इसके अंदर इन्होंने लिखा कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों के ध्यान रखे जाएंगे। हालांकि इसको है जो मुस्लिम जो लीग थी, इनको है जो मतलब नकार दिया। क्यों नकारा? क्योंकि इसके अंदर मुसलमानों के शब्द का उल्लेख नहीं था। युद्ध सलाहकार परिषद बनेगी। उन्होंने यह शर्त रखी कि इस बार तो लॉर्ड लिनलिथगो ने भैया जबान दे दी है कि भारत अपने साथ में, इसलिए आप लड़ो। अगली बार कोई भी हम युद्ध करेंगे तो हम पहले आपसे सलाह लेंगे कि युद्ध करना है कि नहीं करना है, कैसे कैसे क्यों। इसके ऊपर प्रतिक्रिया क्या आई? पहली बात तो इसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया? तो जो अल्पसंख्यक थे उनके अंदर है मुसलमानों का है जो नाम नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया, और उन्होंने कहा स्वतंत्रता से कम समझौता नहीं होगा। कांग्रेस की मांग थी पूर्ण स्वतंत्रता। अब हमारी कांग्रेस है, इनकी मांग है जो बदल गई थी। पहले ये लोग डोमिनियन का मतलब दर्जे की मांग कर रहे थे, अब उन्होंने कहा कि पूर्ण स्वतंत्रता से कम है जो। कांग्रेस ने है जो अब अपनी मांग बदल दी, उनको अब पूर्ण स्वतंत्र राज्य चाहिए था। जवाहरलाल नेहरू ने इसको बोला ये दरवाजे पे लगी कील के समान है, ठीक है, जो पहले से ही बेजान है, जिसके अंदर जान नहीं है। ये जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस पर विचार भी नहीं किया कि इस पे अगस्त प्रस्ताव पर क्या विचार करें, स्वतंत्रता मिलनी नहीं। इनके विरोध में क्या क्या हुआ? इनके विरोध में है एक तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो गए। 17 अगस्त 1940 को सत्याग्रह शुरू हुए। 17 अगस्त 1940 को आया कब था? 8 अगस्त को आया था। 8 अगस्त को आया 1940 को। 17 अक्टूबर को है जो इसके विरोध में है जो क्या हो गए? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो गए। पवनार आश्रम महाराष्ट्र में इनकी शुरुआत हुई। इनके उद्देश्य क्या थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था राइट टू स्पीच, भाषण का अधिकार, स्वतंत्रता का दावा करना, और ये दर्शाता है भारतीय युद्ध में शामिल होना नहीं चाहते। गांधी जी ने कहा इन लोगों ने अपनी है जो टॉक टू स्पीच है, राइट टू स्पीच है, उनको है इन लोगों ने दबा दिया है। तो हम क्या करेंगे कि पूरे विश्व के अंदर इन लोगों की है जो बेइज्जती कर देंगे। हम एक मतलब गिरफ्तारियाँ देंगे जिसके अंदर हम ये बोलेंगे कि हमारे भाषण का अधिकार है जिनको ब्रिटेन ने छीन लिया है, हमारे बोलने का अधिकार है, हमारा जो राइट टू स्पीच का अधिकार है वो ब्रिटेन से छीन लिया है, और हमसे ज़बरदस्ती युद्ध करवाया जा रहा है, हमारी सहमति के बिना हमारी सहमति जताई जा रही है। तो इनके विरुद्ध हैं जो सत्याग्रह प्रारंभ किए।
इस सत्याग्रह के अंदर जो पहले सत्याग्रही थे वो थे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, तीसरे हैं ब्रह्मदत्त। फिर आता है जो अगस्त प्रस्ताव है, उनको जो है वापस चला गया, अगस्त प्रस्ताव वापस चला गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना आता है, नेक्स्ट जो भारतीयों को मनाने की कोशिश करने के लिए इस बार आता है ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उनकी अध्यक्षता में आता है। कब आता है? 11 मार्च 1942 को आता है। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 11 मार्च 1942 को ये क्रिप्स मिशन भारत में आता है। क्रिप्स मिशन इसलिए आता है क्योंकि ये स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आता है। यह ब्रिटेन के युद्ध तथा मंत्रिमंडल के सदस्य थे। अध्यक्षता में 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचता है। कब पहुंचता है? 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचता है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था द्विपक्षीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। जो भी अब आ रहे हैं जैसे अगस्त प्रस्ताव हैं या फिर क्रिप्स मिशन है, इनका उद्देश्य एक ही है कि भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। बैठकों और प्रस्ताव। गांधी जी से मुलाकात की। क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन आया कब है आप देख सकते हो, 23 मार्च 1942 को आया है, लेकिन यह 24 मार्च को इन्होंने गांधी जी से मुलाकात की। गांधी जी से मुलाकात की, गांधी जी ने इसको कुछ नहीं समझा। गांधी जी ने कहा प्रथम जहाज से निकल जाओ। क्या कहा? प्रथम जहाज से निकल जाओ, प्रथम जहाज से निकल जाओ। इस मुलाकात के बाद में गांधी जी ने कहा था मैं मतलब यहाँ पे है जो मैं कोई समझौता नहीं किया, मतलब गांधी जी ने कहा प्रथम जहाज से निकल जाओ, इसलिए गांधी जी ने कोई समझौता यहाँ पर नहीं किया। प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण। फिर उन्होंने है जो 30 मार्च 1942 से क्रिप्स मिशन ने कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखा। कांग्रेस के इस समय अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम। कांग्रेस के सामने इन्होंने प्रस्ताव रखा। तो इनके प्रमुख प्रस्ताव क्या क्या थे? तो इनके प्रमुख प्रस्तावों के अंदर देखें तो युद्ध के बाद में एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन। युद्ध समाप्त होने पर भारत का संविधान बनने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसमें ब्रिटिश प्रांतों व देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। डोमिनियन स्टेट। भारत को डोमिनियन स्टेट औपनिवेशिक का दर्जा दिया जाएगा। जो बातें मतलब अगस्त प्रस्ताव के अंदर कही गई थी वही बातें फिर से दोहराए जा रहे हैं। जैसे भारतीय संघ का निर्माण होगा, ये बात पहले भी कह सकते थे। संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये भी बात पहले भी कह चुके थे। डोमिनियन स्टेट का दर्जा, ये बात पहले कर चुके थे। और फिर राष्ट्रमंडलों से संबंध। भारत को राष्ट्रमंडल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होने या न होने की स्वतंत्रता होगी, ये बात थोड़ी नई थी। रियासतों की स्वतंत्रता होगी कि वो भारत संघ में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये पिछली बार भी सेम बात थी। वायसराय की परिषद में सभी सदस्य भारतीय होंगे, लेकिन रक्षा विभाग है जो वायसराय के पास में रहेगा, ये इनकी शर्तें थी। थोड़ा बहुत शर्तों के अंदर कोई 1-2 पॉइंट का बदलाव था, बाकी सेम जो अगस्त प्रस्ताव के अंदर थी वो सारी शर्तें सेम थी। अब उन्होंने विभिन्न दलों से है जो वार्तालाप की। कांग्रेस के अंदर उन्होंने वार्तालाप की, वो की मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये उस समय अध्यक्ष थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू से की। सिखों की आधिकारिक वार्तालाप की, जो उनको सबका सहयोग चाहिए था। सिखों से उन्होंने बातचीत की, उनको सरदार उज्जवल सिंह से। मुस्लिम लीग के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना से, और हिंदू महासभा के अंदर उन्होंने वी.डी. सावरकर से बातचीत की। और शेड्यूल कास्ट के वार्तालाप उन्होंने है जो B.R. अम्बेडकर ने की। ये जो प्रस्ताव आया था क्रिप्स मिशन स्टेफर्ड क्रिप्स, इसके जो सदस्य थे उन्होंने इन लोगों से बात की, लेकिन बात नहीं बनी। इनके विरुद्ध अब प्रतिक्रिया क्या आई? जो क्रिप्स मिशन था इनके विरुद्ध कांग्रेस द्वारा उनको अस्वीकृत कर दिया। कांग्रेस द्वारा इसको अस्वीकृत क्यों कर दिया? क्योंकि कांग्रेस है जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रही थी, लेकिन ये बोल रही थी डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, मतलब औपनिवेशिकवाद स्वतंत्रता देंगे। मुस्लिम लीग द्वारा इसको अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर पाकिस्तान का स्पष्ट प्रावधान नहीं था कि रियासतों को अलग रहने का अधिकार होगा, लेकिन पाकिस्तान का इसके अंदर कोई विशेष जो है प्रावधान नहीं दिख रहा था। गांधी जी ने इसके ऊपर टिप्पणी की, ये एक दिवालिया बैंक है, बैंक के नाम पर आगे की तारीख चेक है। ये एक जो बैंक है वो दिवालिया हो चुकी है, उसका जो चेक है वो आगे की तारीख का। बैंक अभी भी दिवालिया है, बैंक चेक है जो बहुत आगे की तारीख का है, इसलिए ये डेड चेक है। नेहरू जी ने इस पर टिप्पणी की। नेहरू जी ने इसको कहा ये एक ऐसे बैंक का चेक है जिसका बैंक खुद डूबा हुआ है। दोनों ने एक दूसरे की बातें कॉपी की है, ठीक है, थोड़ी भी लैंग्वेज बदली है AI के थ्रू, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। पट्टाभी सीतारामैया ने इस पर टिप्पणी की है, अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तन संस्करण मात्र है, जिसमें कोई नयापन नहीं है। पट्टाभी सीतारामैया ने अभी जैसे मैं वो अभी पीछे बोल रहा था उनकी मेरे कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया। सब लोगों ने अपनी रोटियाँ सेकी हैं, लेकिन जो क्रिप्स मिशन है ये यहाँ पे फेल हो गया। अब मिशन की वापसी हो गई है। मिशन की वापसी का विभिन्न भारतीय दलों द्वारा है इस मिशन को है जो क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन वापस चला गया।
क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध टिप्पणी की है। वो टिप्पणी ये है, ये एक दिवालिया बैंक के नाम से आगे डेट से है। ये क्या है, ये आपके क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से जो मुख्य पॉइंट हैं उनको देख के आते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मुख्य पॉइंटों के अंदर हमने सबसे पहले 1919 का एक्ट देख लेते हैं, जिसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसके अंदर क्या, केंद्रों में द्विसदनात्मक व्यवस्था, उच्च सदन, निम्न सदन, जैसे राज्यसभा लोकसभा के अंदर बांटा गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया 1919 के तहत, और 1935 के तहत केंद्र के अंदर द्वैध शासन। द्वैध शासन के जो जनक हैं वो है लियोनस कार्टिस, और उनकी पुस्तक है डायर की, ठीक है। महिलाओं को मताधिकार दिया गया सबसे पहले न्यूजीलैंड के अंदर। भारत में 1919 के एक्ट के तहत लोकसभा आयोग का गठन किया गया। लोकसभा आयोग का ली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सबसे पहले 1926 में 1 अक्टूबर डेट याद रखना। उसके बाद में पहले अध्यक्ष थे रास बारकर, और स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष S.J. कृपलानी। उसके बाद में है जो बहुत सारे इसमें, जैसे इसको 1919 एक्ट की समीक्षा के लिए 10 साल बाद एक आयोग आएगा, जो आया साइमन कमीशन, लेकिन उनको ठुकरा दिया गया था। फिर आया 1935 के एक्ट के तहत ये जो धाराएं हैं इनको याद रखना, 321 धारा और 10 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। इनको नेहरू जी ने गुलामी का चार्टर कहा है। उसके बाद में इसमें केंद्रीय हमने पढ़ दिया था, शक्तियों का विभाजन कर दिया 1935 के अंदर, जो आज भी हमारे संविधान के अंदर विभाजित हैं। उसके अंदर शक्तियों के ये जो सब्जेक्ट हैं इनको याद रखना, 59, 54 और 36, ठीक है। पहली बार सुना हुआ है 1935 एक्ट के तहत 1937 में, जिसके अंदर कुछ जगह पर सरकारें बनी, लेकिन सरकारों ने अक्टूबर नवंबर 1939 को इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर को क्या मनाया, मुक्ति दिवस मनाया। इसमें न्यायालय की स्थापना हुई 1935 के अंदर, RBI की स्थापना हुई 1935 के अंदर, न्यायालय की स्थापना 1937 के अंदर दिल्ली के अंदर हुई, ये बात आप याद रखना। और सांप्रदायिक आधार पर दलितों को बढ़ाया गया। अगस्त प्रस्ताव भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए आया था, लेकिन इसके अंदर कुछ शर्तें थी, जिसके अंदर जिनको हैं जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने दरवाजे पर लगी कील के समान इनको बताया, और मौलाना अब्दुल कलाम ने इन पर विचार नहीं किया। उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव का जो विरोध में सत्याग्रह हुए, पहले सत्याग्रह विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। फिर क्रिप्स मिशन है 11 मार्च 1942 को आया, 23 मार्च 1942 को यहाँ पर पहुँचा, और 24 मार्च को गांधी जी से बात की। गांधी जी ने कहा पहली ट्रेन या जहाज से निकल जाओ गढ़वों। उसके बाद में क्रिप्स मिशन की प्रमुख प्रस्तावना हुई, ठीक है। और फिर विभिन्न दलों के साथ में उन्होंने बातचीत की, जैसे मुस्लिम लीग के साथ मोहम्मद अली जिला, सिखों के साथ में उज्जवल सिंह वगैरह। तो ये हमने पढ़ लिया है। अब जो है एक प्रश्न आ गया है, जो 2 प्रश्न हम आपको देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावनाओं के संदर्भ में महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध टिप्पणी की। एक दिवालिया बैंक के नाम पर आगे की तारीख का डेट चेक का सबसे सटीक अर्थ क्या है, ये जो प्रश्न है इसके आधार पर गांधी जी ने है जो क्रिप्स मिशन को एक दिवालिया बैंक के नाम पर आगे की तारीख का डेट चेक बोला है। इसका मतलब क्या है, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव ब्रिटेन अर्थव्यवस्था की कमजोरी को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर है। क्या ये दर्शाता है? गांधी जी का मानना था कि युद्ध के बाद में ब्रिटिश सरकार भारत को अपने वादों को पूरा करने में असफल रहेगी। ये टिप्पणी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना की हार की भविष्यवाणी कर रही थी। ये टिप्पणी ये बता रही थी कि द्वितीय युद्ध के अंदर ब्रिटिश सरकार हार जाएगी। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भविष्य में कोई भी संवैधानिक सुधार संभावना के प्रति निराशा व्यक्त की। इसमें से कौन सा सही है? तो इसके अंदर ये बी ऑप्शन सही है कि गांधी जी का यह मानना था युद्ध के बाद में ब्रिटिश सरकार है जो अपने वादों को पूरा करने में असफल रहेगी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार है जो खुद आर्थिक तंगी से गूंज रही है। ये प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न के अंदर क्या है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों की विफलता का मुख्य कारण क्या था जिसके चलते विभिन्न भारतीय राजनीतिक दलों ने इसे अस्वीकार कर दिया। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। जो मित्र इसका उत्तर देना चाहेंगे वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिशन ने भारत को तत्कालीन पूर्ण स्वतंत्रता देने का प्रस्ताव रखा, जिसे ब्रिटेन सरकार ने स्वीकार नहीं कर सकती थी। मिशन ने डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसमें पाकिस्तान का निर्माण स्पष्ट प्रावधान नहीं था। रियासतों को अलग होने की अनुमति नहीं थी, अलग होने की अनुमति थी, ठीक है। मिशन ने तत्काल युद्ध में भारतीयों की भागीदारों पर जोर दिया, लेकिन संविधान सभा के गठन की कोई बात नहीं की। मिशन ने वायसराय की परिषद में भारतीयों को शामिल होने का प्रस्ताव नहीं दिए। ये 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। और ये ऊपर एक क्वेश्चन है इसके बाद में, ये है जो आज का क्लियर हो गया। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग दीजिए। अगली क्लास के अंदर हम इनसे जुड़े MCQ करेंगे और बाद में देखेंगे क्या होता है नेक्स्ट के साल।